Okay, so hello students, welcome to the day 3 of RPSC Programmer Exam Mastery Classes जो कि आपको प्रोवाइड कराएगी फ्री क्लासेस फॉर ऑल दी सिलेबस। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ईआर डायग्राम और उसके कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। ईआर डायग्राम का क्या मतलब है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या नोटेशंस यूज होते हैं, ये सब हमने देखे थे। अब ईआर डायग्राम के ही टॉपिक को और थोड़ा सा एडवांस में पढ़ने के लिए हमें पहले समझने पड़ेंगी थोड़ी से की के कॉन्सेप्ट्स। कीज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और वो क्या होती हैं, उन्हें कैसे किया जाता है, कैसे आप असाइन करते हैं किसी भी एट्रीब्यूट को एक की एलिमेंट, ये सब हम आज समझेंगे। तो आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। आज से हम थोड़ा हम प्रेजेंटेशन मोड में पढ़ेंगे और थोड़ा हम पढ़ेंगे हमारे नोट्स से, और ये नोट्स जो हैं वो हैं नोट्स हमारे गेट लेवल के। तो इससे क्या होगा, थोड़ी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं जाएंगे। बट क्योंकि आरपीएससी प्रोग्रामर का अगर आप प्रीवियस पेपर देखें तो उसका थोड़ा सा अच्छा लेवल है, बाकी अगर कोई और एग्जाम्स का आप देखते हैं तो थोड़ा हम गेट के नोट्स से भी पढ़ेंगे और थोड़ा जो मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं उनसे भी पढ़ेंगे। तो ये गेट के नोट्स जो हैं वो भी मेरे ही हैं बने हुए। इनको भी हम आज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक तो डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है हमने, और एक हमने पढ़ लिया है ईआर डायग्राम का इंट्रोडक्शन, और उसके कुछ एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। तो आज हम पहले वापस से एक बार थोड़ा सा डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, और उसके अलावा हम सॉल्व करेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कुछ कीज के, कि प्राइमरी की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, और उसके अलावा हम करेंगे इसमें जो कीज हैं उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे डेटाबेस के नोट्स। तो ये मैं वापस एक बार इंट्रोडक्शन आपको थोरोली वापस से बता देती हूँ जल्दी फटाफट से, ताकि हम हमारी की कॉन्सेप्ट्स पे बात कर सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियोस बना सकें। तो हमने जैसे डेटाबेस पढ़ा था, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स हो गई, तो स्टूडेंट डिटेल्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, आपका डेटाबेस। अब डीबीएमएस क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि यूज होता है इस स्टूडेंट डिटेल्स को मैनेज करने के लिए या फिर उन्हें एक्सेस करने के लिए। तो मैंने बताया था आपको, जैसे डीबीएमएस जो होता है वो इंटरमीडिएट पार्ट होता है आपका यूजर का और डीबी फाइल्स का। अब होती हैं एक हमारी फ्लैट फाइल्स। फ्लैट फाइल्स कौन सी होंगी, जब डीबीएमएस आपका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उससे पहले डेटाबेस आपका किस में स्टोर होता था, फ्लैट फाइल्स में। अब फ्लैट फाइल्स में प्रॉब्लम क्या हो जाती थी कि चलो ठीक है 1 KB की मैनेज हो गई, 1 MB की भी मैनेज हो गई, 1 GB की भी आपने किसी ना किसी तरह मैनेज कर ली, लेकिन डेटा तो आज के टाइम में आप देखो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो डेटा तो टीबी में, ट्रिलियंस में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इतने बड़े डेटा को, इतने हाई वॉल्यूम डेटा को आप फ्लैट फाइल से मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए आपके जो पिक्चर में आया वो आया है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस देखा जाए तो एक तरीके से हीरो बन के आया है, क्योंकि फ्लैट फाइल्स जो हैं वो कुछ हद तक तो ठीक है डेटाबेस को मैनेज कर रही थी, बट जैसे ही डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता गया ये फेल हो गई इसको मैनेज करने में। अब है, अगर हम कुछ लिमिटेशंस और देखें फ्लैट फाइल्स की, तो क्या है कि अगर डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग देयर फिजिकल डिटेल्स। क्योंकि ये डेटा यहाँ पे जो होता है फिजिकल मैनर में स्टोर होता है, तो आप अगर डेटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उसको रिट्रीव करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम योर फ्लैट फाइल्स। जैसे आपको फाइंड करनी है सपोज कोई स्टूडेंट आईडी जिसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए 80 से। मैं एक पेन यूज कर लेती हूँ यहाँ पे तो इजी रहेगा। ओके, आप क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी आपको फाइंड करनी है जिसके हमको परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली ओपन करनी पड़ेगी आपकी फ्लैट फाइल्स को और उसकी फिजिकल डिटेल्स को सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो कि फाइल नेम, उसकी लोकेशन, डेटा का फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमने यूज करी टर्मिनोलॉजी डीबीएमएस। डीबीएमएस कैसे एक्ट करता है ये मैंने बताया ही है आपको, यूजर और डेटाबेस फाइल के बीच में
इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। तो डेटा इंडिपेंडेंसी। दूसरा है हमारा डेटा इंडिपेंडेंसी, एक्सेस द डेटा फ्रॉम डेटाबेस विदाउट यूजिंग देयर स्टोरेज डिटेल, कि उनकी क्या स्टोरेज डिटेल है उसको बॉदर ना करके आपको आपके डेटाबेस को एक्सेस करना है। तो विदाउट डीबीएमएस तो आपको डायरेक्ट डीबीएमएस फाइल्स पे ही, डीबी फाइल्स पे ही जाना पड़ता था, लेकिन डीबीएमएस के होने से क्या हो गया कि यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट बन गया यूजर और डीबी फाइल्स के बीच में। तो ये आपका एक्ट करेगा कैसे, ये मेंटेन करेगा आपके सारे फिजिकल डिटेल्स को। दूसरा जो प्रॉब्लम, तो एक तो ये हो गया आपका डेटा बेस का कि अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो। दूसरा हो गया आईओ कॉस्ट का। तो आईओ कॉस्ट में अगर हम बात करें तो जो फ्लैट फाइल्स है उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इन ऑर्डर टू एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा। तो आपको जितने भी सेकेंडरी मेमोरी के ब्लॉक्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में भेजने के लिए। ठीक है, तो आपको जैसे सपोज रिट्रीव करनी है स्टूडेंट की आईडी, तो स्टूडेंट को रिट्रीव करना है स्टूडेंट के नेम को जिसकी आईडी हो एक्स। तो वर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी नहीं मिला, ब्लॉक फर्स्ट में भी, ब्लॉक 2 में भी नहीं मिला, ब्लॉक 3 में भी नहीं मिला, और यहाँ जाके कहीं उस स्टूडेंट की आईडी मिली। तो आपको इसको लोकली पूरा सर्च करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा फ्लैट फाइल्स में। जबकि डीबीएमएस में क्या होता है, ये मेंटेन करता है इंडेक्सिंग। तो आप पहले आप इस इंडेक्सिंग पे गए, ये इसकी एक इंडेक्सिंग हो गई, तो आप इंडेक्स पर इंडेक्स सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट ज़्यादा होगी रादर देन हमारे डीबीएमएस से। तो डीबीएमएस में बेसिकली आपके ब्लॉक बाय ब्लॉक चलेंगे तो टोटल m+1 होगी। ठीक है, तो इंडेक्स फाइल्स को आप सर्च करो प्लस जिसमें डीबी फाइल में आपको मिला है उससे। इसके बाद अगर हम देखें डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी का मतलब है कि आपने अगर एक ट्रांजैक्शन को एक्सेस किया और आपका सीपीयू, जब तक वो ट्रांजैक्शन एक्सेस हो रहा है तब तक आपका सीपीयू अगर आइडियल है ना, तो आप दूसरा ट्रांजैक्शन भी जो कि इंडिपेंडेंट है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्करेंसी। तो कॉन्करेंसी जो है वो आपको डीबीएमएस में प्रोवाइड होगी, लेकिन फ्लैट फाइल्स में फिर आपको कॉन्करेंसी प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरीके से, क्योंकि इसमें डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कोई लॉग प्रोटोकॉल्स नहीं है। ठीक है, कोई इस तरीके का प्रॉपर्टीज नहीं है जो कि कंसिस्टेंसी को फॉलो कर सके। तो डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी जो है आपकी फ्लैट फाइल्स में वो होगी वेरी लो, जबकि डीबीएमएस के अंदर कॉन्करेंसी क्या होगी, वेरी हाई। ये हो गया एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट फ्लैट फाइल्स के ऊपर डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करने का। ये टॉपिक मैंने जल्दी जल्दी में इसलिए थोड़ा पढ़ाया है क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चंस आते नहीं, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि फ्लैट फाइल्स क्या होती हैं, डीबीएमएस क्या होता है, और डीबीएमएस के आने से पहले किस तरीके की किस तरह से आप डेटाबेस को स्टोर करते थे और क्या इश्यूज आए जिससे कि डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब है हमारा डेटा मॉडल, ये भी हमने पढ़ लिया है। डेटा मॉडल में एक तो होता है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस वाला, एक हिरार्किकल डेटा मॉडल, और एक होता है आपका नेटवर्क डेटा मॉडल। तो देखो इनका तो ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका तो आइडिया आप टेक्स्ट बुक से भी ले सकते हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका RDBMS। देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, इट इज रूलिंग द वर्ल्ड, वेल डेवलप्ड वेल डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो 98% मोस्टली इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर रिलेशनल डेटाबेस की हम बात करें तो क्या बोलता है ये, डेटा शुड बी, हमने पढ़ा था कि RDBMS में डेटा कैसे स्टोर होता है, टेबल के अंदर, और टेबल में होते हैं आपके रो एंड कॉलम्स। ठीक है, और जो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं ये हमने पढ़ा था। अब इसके अंदर एक होता है एरिटी और एक होता है कार्डिनलिटी, एक होता है रिलेशनल स्कीमा और एक होता है रिलेशनल इंस्टेंस। तो एरिटी की हम बात करें तो वो क्या होगी, यूज टू डिनोट द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन, कि कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं आपके रिलेशन में। कार्डिनलिटी क्या बताएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द रिलेशन, ये कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपके रिलेशन में। रिलेशनल स्कीमा बताएगा आपको एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स, स्टोरेज डिटेल को हाइड करके इट विल ओनली एब्स्ट्रैक्ट द डिटेल। जैसे ये रिलेशनल स्कीमा में जैसे स्टूडेंट एक हमारी कोई टेबल है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं SID, SNAME एंड ब्रांच, तो ये इसका स्कीमा हो गया। इसके अंदर की डिटेल्स ये नहीं बता रहा है कि इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड है या कितने स्टूडेंट नेम्स है, कौन कौन सी ब्रांच है, ये सिर्फ एक स्कीमा डिस्क्राइब कर रहा है कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स ये हैं। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हो डेफिनेशन है टेबल की।
फिर है आपका रिलेशनल इंस्टेंस। तो रिलेशनल इंस्टेंस क्या बताएगा, कितने सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपके टेबल के अंदर। इसके बाद है कॉर्ड, एक साइंटिस्ट था जिसने RDBMS के रूल्स इन्वेंट किए थे। तो इसमें कुछ है रूल्स जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कुछ 12 कॉर्ड रूल्स हैं, बट ये रूल्स के बारे में इतना कुछ एग्जाम में नहीं आता है। बट हाँ ठीक है, ये थोड़ा मैंने सोचा एक बार बता देती हूँ जनरल नॉलेज के हिसाब से कि कॉर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने RDBMS के रूल्स को इन्वेंट किया था। अब हम चलते हैं हमारे आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कीज़। तो सबसे पहले आप ये देखो, एक मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, क्या है, नो टू रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है, शुड बी सेम वन और मोर एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन। मीन्स कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, जैसे सपोज स्टूडेंट है और इसका ये स्कीमा है, इसमें कोई भी दो रिकॉर्ड्स बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम टू सेम। मतलब कि स्टूडेंट ID भी हो रही हो, एस नेम भी हो रहा हो, स्टूडेंट नेम भी और ब्रांच सब भी सेम आ रहा है, तो उससे तो क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है। जैसे कल भी मैंने बताया था कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो या कोई स्कूल में एडमिशन लिया जाता है तो एक रोल नंबर असाइन होता है हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को। तो वो रोल नंबर जो होता है ना, वो यूनिक होता है, ठीक है। तो वो रोल नंबर आपका किसमें, वो रोल नंबर आपके दो रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि किसी भी टेबल में, किसी भी एक सिंगल टेबल में दो रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट तो ऐसा होगा। तो जैसे हमारे स्टूडेंट वाली टेबल है, उसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट हो जाएगा, वो स्टूडेंट ID एक ऐसा एट्रीब्यूट हो जाएगा जो कि डिफरेंशिएट करेगा दो रिकॉर्ड को। जैसे सपोज एक स्टूडेंट का नाम सौरभ है, वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है, और दूसरे स्टूडेंट का नाम भी सौरभ है, वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है। लेकिन उन दोनों के एनरोलमेंट नंबर, कि कब किसने एनरोल कब किया, उस हिसाब से उनके एनरोलमेंट नंबर डिफरेंट होंगे। तो वो एनरोलमेंट नंबर बताएंगे कि आप कौन से पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हो। इसी के चलते हम देखते हैं, यहाँ पे आती है हमारे सबसे पहले कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, ये देखो, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन विच शुड डिफरेंशिएट रिकॉर्ड्स यूनिकली। मतलब जो भी आपका रिकॉर्ड है या जो भी आपकी टेबल है, उस टेबल के अंदर मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, किसी भी जो टोटल एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स थे ना, एट्रीब्यूट्स कहते हैं SID, एस नेम और ब्रांच। तो ये क्या कह रहा है कि मिनिमल सेट ऑफ, जब कितना मिनिमम पॉसिबल उतने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को आप लो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। जैसे ये वाला इसने ले लिया है, इसमें एग्जाम्पल, ये देखो, ये आपकी है टेबल, है ना, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये है हमारी टेबल, ठीक है। इस टेबल को हम बता रहे हैं कि टेबल का नाम है स्टूडेंट और एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और ब्रांच। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ब्रांच हो सकता है क्या, ब्रांच नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रांच, एक ही ब्रांच में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ब्रांच का डुप्लीकेट आना पॉसिबल है। स्टूडेंट नेम हो सकता है क्या, नहीं, स्टूडेंट नेम भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट नेम भी एक ही क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स के सेम नेम हो सकते हैं। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो स्टूडेंट नेम और ब्रांच को, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट नेम, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया सौरभ और कंप्यूटर साइंस, अगर सौरभ और कंप्यूटर साइंस नाम से 2 या 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो वो भी डुप्लीकेसी आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर हम बात करें हमारी स्टूडेंट ID की, या हम बात करते हैं हमारी स्टूडेंट ID की, तो स्टूडेंट ID जो है वो ऐसा एट्रीब्यूट है और मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आपके रिकॉर्ड्स को। देखो, और मिनिमल लेना है, जैसे SID, एस नेम भी आप ले सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ SID ही सफिशिएंट है आपके यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। एस नेम आप ले नहीं सकते, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है अभी, ठीक है। तो इस टाइप जो ये SID हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और एग्जांपल है, एनरोल्ड SID CID FE स्टूडेंट कैन एनरोल मैनी कोर्सेज कैन बी एनरोल्ड बाय मैनी स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ठीक है, आपके पास एक स्कीमा दे रखा है एनरोल्ड टेबल नाम से, जिसमें है आपके पास एट्रीब्यूट SID, स्टूडेंट ID, कोर्स ID और कुछ यहाँ पे इनकी फीस दे रखी है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि स्टूडेंट कैन एनरोल मैनी कोर्सेज
एंड कोर्सेज कैन बी एनरोल्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा कोर्सेज अप्लाई कर सकता है। तो जैसे S1 ने C1 भी अप्लाई कर रखा है, एनरोल कर रखा है, C2 भी कर रखा है और C3 भी कर रखा है। इसी तरीके से ऑल्सो कि एक ही कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स भी एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे C3 जो कोर्स है, C3 कोर्स S1 ने भी ले रखा है, S2 ने भी ले रखा है और S3 ने भी ले रखा है। अब बात है यहाँ पे हम कैंडिडेट की अगर बात करें, अगर हम सिर्फ SID को लें तो क्या SID कैंडिडेट की हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है S1 का, देखो 3 बार, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं रहा। अगर अब हम ऐसी तरीके से बात करें कि जो ये है दूसरी कौन सी है हमारी, कोर्स आईडी, क्या कोर्स आईडी आपकी कैंडिडेट की हो सकती है? नहीं, कोर्स आईडी भी आपकी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C3 जो है वो रिपीटेशन में है और उसको अलग अलग स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है, तो C3 भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपका मिनिमल सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेकिन अगर हम बात करें SID और CID की, तो SID और CID ही ऐसा यहाँ पे कंबाइंड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे हर रिकॉर्ड को। इसलिए यहाँ जो आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, SID एंड CID। अब देखो पहले वाले में सिर्फ SID थी, है ना, इस वाले में क्या हुआ, SID भी आ गया, CID भी आ गया, तो ये दोनों मर्ज होकर आपकी कैंडिडेट की बना रही है। तो जब आपकी कैंडिडेट की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हों तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड कैंडिडेट की। और जबकि अगर सिंगल एट्रीब्यूट जैसे SID था तो उसको हम कहते हैं सिंपल कैंडिडेट की। ये देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी लिख रखा है, कैंडिडेट की विथ ओनली सिंगल एट्रीब्यूट, और कंपाउंड कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की विथ एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, फॉर सम टेबल देयर आर मे बी मोर देन, और एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आईडी है, अगर ये एक कैंडिडेट की हो गई तो और कोई कैंडिडेट की नहीं हो सकती, कैंडिडेट की एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सपोज आपकी कैंडिडेट की है A है, BC है, CD है, EF है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे सपोज A भी आपकी कैंडिडेट की है, अगर A भी कैंडिडेट की है तो इनके जो प्रॉपर सबसेट हैं वो कभी भी कैंडिडेट की नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देखो ये समझने वाली बात है ना, अगर इसके जो प्रॉपर सबसेट हैं A और B होंगे प्रॉपर सबसेट AB के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे A और B आपका एक सेट है और इसके जो प्रॉपर सबसेट हैं वो है A एंड B। अब आप कह रहे हो यहाँ पे कि भाई AB भी कैंडिडेट की है, A भी कैंडिडेट की है और B भी कैंडिडेट की है, तो भाई जब अगर आपका कैंडिडेट की A और B अगर यूनिकली खुद आइडेंटिफाई करने में सफिशिएंट है तो आप उनको कंबाइन क्यों करोगे, और अगर आप इनको कंबाइन कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि A को आप सिंगल लोगे या B को सिंगल लोगे तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि SID CID जो है वो कैंडिडेट की है, लेकिन अगर हम इसके प्रॉपर सबसेट लें तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा SID, है ना, और एक हो जाएगा आपका CID। तो आप कह रहे हो कि ये दोनों भी कैंडिडेट की हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको समझाने की मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि अगर A भी कैंडिडेट की है, अगर हम मान रहे कि A भी कैंडिडेट की है तो इनका प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की नहीं होगा। अब देखो जो मैं बता रही थी ना कि यहाँ एक से ज्यादा भी कैंडिडेट की हो सकती है, तो ये एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में आपने क्या लिया, EID लिया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर, पैन आईडी, बैंक और अकाउंट नंबर। तो देखो एम्प्लॉय आईडी ऑब्वियसली सबको यूनिक मिलेगी, तो ये कैंडिडेट की हो सकती है। क्या एम्प्लॉय नेम कैंडिडेट की हो सकता है, एम्प्लॉय नेम कैंडिडेट की नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करें पासपोर्ट नंबर की, तो क्या पासपोर्ट नंबर कैंडिडेट की हो सकता है, जी हाँ, पासपोर्ट नंबर कैंडिडेट की हो सकता है। देखो दो पॉसिबिलिटी, या तो किसी के पास पासपोर्ट होगा या नहीं होगा, अगर नहीं है तो हम उसमें डाल रहे हैं नल, लेकिन अगर पासपोर्ट है तो वो जो नंबर है पासपोर्ट नंबर वो यूनिक होगा। जैसे हम आधार नंबर की बात कर ले तो आधार नंबर भी एक यूनिक है, अगर यहाँ पे आधार नंबर भी पूछा होता तो आधार नंबर यूनिक होता तो वो भी एक कैंडिडेट की हो जाती। और अगर सपोज किसी का आधार कार्ड नहीं बना होता तो हम उस एम्प्लॉय के सामने लिख देते नल। इसी तरीके से हमारी पैन आईडी भी एक कैंडिडेट की है,
अब बात होती है बैंक की और अकाउंट नंबर की। अब देखो, बैंक सेम हो सकता है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अलग अलग बैंक में अकाउंट नंबर सेम हो। तो आप सिर्फ बैंक को कैंडिडेट की नहीं बना सकते हो, या सिर्फ अकाउंट नंबर कैंडिडेट की नहीं बन सकता है। लेकिन जैसे हमने यहाँ ऊपर बनाया था, वैसे ही बैंक और अकाउंट नंबर को मिला के हम बना सकते हैं एक कैंडिडेट की। तो यहाँ पे कितनी कैंडिडेट्स की हो गई? 1 2 3 और 4 कैंडिडेट की हो गई यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय टेबल में। अब ये तो बात थी कैंडिडेट की। दूसरी बात होती है अब हमारी प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की होती है हमारी वन ऑफ द कैंडिडेट की whose फील्ड वैल्यू ऑलवेज नॉट नल। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी की भी कैंडिडेट की होती है, लेकिन वो कैंडिडेट की होगी जिसकी कोई भी वैल्यू नल नहीं हो। ठीक है, इसको हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये कैंडिडेट कीज हैं 4। अब इसमें से प्राइमरी की कौन सी हो सकती है? अगर हम बात करें पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट हो भी सकता है किसी एम्प्लॉय का, किसी एम्प्लॉय का नहीं होगा तो हम नल रख रहे हैं। तो ये तो नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर तो नल वैल्यूज आ रही हैं। इसी तरीके से पैन के साथ भी ये केस हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय का अगर पैन नंबर नहीं है तो हम उसको भी नल ही डिफाइन करेंगे। तो हम पैन नंबर भी नहीं ले सकते एज अ प्राइमरी की। और सपोज किसी एम्प्लॉय ने अपना बैंक अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स नहीं दी है, तो ये भी आपकी नल वैल्यू हो सकती है। तो ये भी हम प्राइमरी की नहीं ले सकते। लेकिन कोई डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय है तो उसको एम्प्लॉय आईडी तो पक्का मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी से ही वो एम्प्लॉय आइडेंटिफाई होगा। इसलिए यहाँ पे आपकी प्राइमरी की क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय आईडी, यानी कि ई आईडी आपकी यहाँ हो जाएगी प्राइमरी की, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। तो ई आईडी कैंडिडेट की भी था, ठीक है, और ई आईडी प्राइमरी की भी है। पासपोर्ट नंबर कैंडिडेट की है, बट पासपोर्ट नंबर प्राइमरी की नहीं है। पैन आईडी भी कैंडिडेट की है, बट पैन आईडी प्राइमरी की नहीं है। और सेम है आपके बैंक अकाउंट और अकाउंट नंबर के साथ। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल का इसका आंसर है प्राइमरी की। प्राइमरी की फील्ड वैल्यूज नॉट अलाउड नल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राइमरी की फील्ड वैल्यूज होती है वो कभी भी नल को अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है? एटमोस्ट वन प्राइमरी की अलाउ डिफाइंड फॉर। ये क्या कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ना एक ही प्राइमरी की हो सकती है किसी भी रिलेशन में। एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज तो हो सकती है रिलेशन में, लेकिन या आपके किसी भी टेबल में या तो एक प्राइमरी की होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। ठीक है, नल का मतलब यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अननोन और नॉट एग्जिस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कीज क्या होती है? प्राइमरी की के अलावा जो बाकी बची हुई कीज है वो आपकी कहलाती हैं ऑल्टरनेटिव कीज। इनमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है, उसमें कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, ऑल्टरनेटिव की क्या होती है या कैंडिडेट की क्या होती है। तो ये ऑप्शंस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ भी आए होंगे। अगर ये एग्जाम्पल आपने अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया तो आपको इजीली प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेटिव की में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ईआईडी तो हमारी हो गई प्राइमरी की, और उसके अलावा पासपोर्ट नंबर, पैन आईडी और बैंक अकाउंट नंबर वाली जो कैंडिडेट कीज हैं वो क्या हो जाएंगी? हमारी ऑल्टरनेटिव कीज। ओके, alternative key allow null values and field values are unique and more than one alternate key allowed for relation. okay, ये इसी से हो ही रहा है क्लियर। जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने ये बनाया है एक टेबल एम्प्लॉय नाम से। तो इसमें EID जो है इसको तो हम कैसे डिफाइन कर देंगे? ये डेटाबेस में ऐसे डिफाइन होता है, आप देख लो कि varchar तो इसका डेटा टाइप हो गया और एम्प्लॉय आईडी इसका वेरिएबल नेम हो गया, और ये किस टाइप की की हम बता रहे हैं? ये है हमारी प्राइमरी की। ठीक है, एम्प्लॉय नेम भी एक varchar टाइप का वेरिएबल है, लेकिन और इसमें हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि एम्प्लॉय नेम तो होना ही चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कोई एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और उसका कोई नाम ही नहीं है, तो इसमें ये हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि ये नॉट नल हो सकता है। सेम हो सकता है, एक से ज्यादा सेम नेम हो सकते हैं एम्प्लॉयज के, लेकिन नल नहीं हो सकता। पासपोर्ट भी हमारा यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखो नॉट नल नहीं लगाया, यानी कि नल हो सकता है, लेकिन कोई भी अगर अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर रहा है तो वो यूनिक होना चाहिए। पैन आईडी भी आपकी यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। यहाँ हमने देखो अब दोनों चीजें लगा दी। तो आप यहाँ पे पैन आईडी को भी
देख सकते हो पैन आईडी में हमने यूनिक भी लगा दिया और नॉट नल भी लगा दिया। इसी तरीके से बैंक हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, और हमने एक यूनिक इसमें लगाया है किसके ऊपर, जो बैंक है और अकाउंट नंबर को कंबाइन करके उस पर भी एक यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो की है वो है हमारी सुपर की। सुपर की क्या होती है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन विच डिफरेंशिएट रिकॉर्ड्स यूनिकली। ये भी एक एट्रीब्यूट्स का सेट ही होता है रिलेशन के अंदर, जो कि आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली डिफरेंशिएट करता है। लेकिन जो हमने कैंडिडेट की पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि मिनिमल सेट होना चाहिए एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आप ले रहे हो वो मिनिमल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो ये मैंने मार्क भी करा है, मे और मे नॉट मिनिमल एट्रीब्यूट सेट बट रिकॉर्ड शुड डिफरेंशिएट यूनिकली। रिकॉर्ड यूनिकली डिफरेंशिएट होना चाहिए, चाहे आपके जो सेट है वो मिनिमल हो या ना हो। जैसे स्टूडेंट आईडी की हम बात करें तो स्टूडेंट आईडी कैंडिडेट की है, अब क्योंकि ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही रहा है, इसको आप इसके साथ आप कोई और भी सेट्स बना दो, चाहे स्टूडेंट नेम का बना दो, चाहे ब्रांच का बना दो, या तीनों को कंबाइन करके बना दो, तो भी ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, कैंडिडेट की आपकी एक है और उससे आपने कितने सुपर कीज बना दी। स्टूडेंट आईडी एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, और स्टूडेंट आईडी के साथ आप और एट्रीब्यूट्स को मर्ज करोगे तो वो भी सब आपकी सुपर की बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपकी 4 सुपर कीज बन गई। अब दूसरा आप क्या कह रहे हो, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, स्टूडेंट, लेकिन अगर हम ये वाली चीजें लें, ये इस टाइप के सेट लें, तो ये देखो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कोई भी, है ना, टेबल को, तो ये आपकी सुपर कीज नहीं होंगी, बिकॉज नॉट यूनिक ऑफ देयर फील्ड वैल्यूज। ठीक है, तो आप सुपर की के लिए एक फॉर्मूला भी बना सकते हो जो बहुत ईजी है। आप एक कैंडिडेट की ले लो, क्योंकि कैंडिडेट की हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी आपके सेट्स को, आपकी रिलेशन रिकॉर्ड्स को, और उसके साथ जीरो और मोर, और उसके साथ कोई और जो एट्रीब्यूट्स हैं अदर, उनका एक सेट बना लो, तो वो ऑब्वियसली आपका सुपर की बन जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखो तो इसके अंदर कंस्ट्रेंट क्या हो गई, कैंडिडेट की तो होगी ही होगी, है ना, उसके साथ जो बचे हुए अदर एट्रीब्यूट्स अगर उनका आप यूनियन कर दो तो आपको सुपर की एट्रीब्यूट सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये लिखा ही है, एवरी कैंडिडेट की इज ऑल्सो अ सुपर की बट एवरी सुपर की मे और मे नॉट कैंडिडेट की। जैसे ये तीनों सुपर की हैं बट ये तीनों कैंडिडेट की नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मिनिमल सेट नहीं है, जबकि एसआईडी जो था वो आपका मिनिमल सेट था। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर बात करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस कई बार जनरली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।